वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। परिसर अभ्यास को लेकर ईवीएस पेडागोजी को लेकर सीटेट फरवरी 2026 के लिए फिर से एक स्पेशल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों कि ईवीएस जो होता है, आपका जो परिसर अभ्यास होता है दोस्तों, वो पेपर एक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो जिस प्रकार के प्रश्न हम लगातार हमारे चैनल के माध्यम से ला रहे हैं, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है, वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि 24 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले भी हमने इस प्रकार के प्रश्न आपको यहां पर जो है हमने प्रैक्टिस के तौर पर लेकर आए हैं। अब देखिए यहां पर अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर ऑप्शन जो है हमारे 4 दिए गए हैं और 144G ये क्या रहेगा, हमारा सही रहेगा। सूत्र देखने के बाद आपको दोस्तों पूरी तरीके से इसका जो है एक आइडिया हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जैसे कि हम जानते हैं घनत्व इक्वल द्रव्यमान, उसके बाद आयतन ओके दिया गया है कि घनत्व 24 ग्राम मिलीलीटर है, आयतन 6 मिली है। सूत्र के अनुसार 24 इक्वल द्रव्यमान इंटू 6, मतलब आपको सीधे सीधे तौर पर 24 इंटू 6 यहां पर क्या है दोस्तों कर देना है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो 144 ग्राम हो जाएगा, मतलब आपका 144 जो रहेगा यहां पर वो सही जवाब रहेगा। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 2 जो रहने वाला है दोस्तों, वो ईवीएस पेडागोजी से संबंधित प्रश्न यहां पर क्या है आपको पूछा गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार बनता है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे हम क्या कहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए दोस्तों। तो देखिए यहां पर अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेंगे दोस्तों, तो आपको सीधे सीधे तौर पर इसका जवाब क्या है यहां पर मिल जाएगा। खोज पूर्ण प्रश्न हम इसको क्या है यहां पर कह सकते हैं। तो आपका जो बी वाला विकल्प रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही होगा। फिर से अगला जो प्रश्न है दोस्तों, एक बार फिर से आपको क्या है ईवीएस पेडागोजी को लेकर ही प्रश्न यहां पर फिर से पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है। और पेडागोजी में लेकर ईवीएस में या आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करेंगे दोस्तों, आपको पेडागोजी में इसी प्रकार के प्रश्न क्या है देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए। तो देखिए अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुओं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने के लिए कह दे। पानी में घनत्व के कारण अंडा तैरता है, या फिर आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखोगे। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे बेहतर विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन ए की अलग अलग यात्रा में अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। मतलब आपका जो फर्स्ट विकल्प रहेगा वो क्या होगा दोस्तों, यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों वो यहां पर क्या है सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां पर आपको दिया गया है। देखिए यहां पर आपको प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश डैश है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। नीचे विकल्प दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर आपको बताना है दोस्तों कि ईवीएस शिक्षण के लिए रचनात्मक आकलन क्या है। तो देखिए यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है उसके विकल्प दिए गए कि सीखने के लिए आकलन, सिखाने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, या फिर सीखने के बारे में आकलन। तो देखिए यहां पर जो है दोस्तों ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या होता है। तो पहली बात सीखने के लिए आकलन होता है, और होता है दोस्तों अधिगम के रूप में आकलन। मतलब आपका ए और सी वाला विकल्प यहां पर क्या है सही होना चाहिए दोस्तों। आपका ए और सी वाला विकल्प यहां पर क्या है बिल्कुल सही रहेगा। तो देखिए
यहां पर आपको विकल्प दिए गए हैं और ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों वो हमारा यहां पर क्या है, परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा? थीम भोजन डैश डैश। तो देखिए प्रश्नों को आप समझेंगे दोस्तों, प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे। प्रश्न दिया गया है कि यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा? तो देखिए यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, और सही विकल्प की अगर आप बात करोगे तो कृषि फार्म, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है वो बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों वो आपका यहां पर क्या है, परफेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि यदि थीम ट्रेवल रेलवे स्टेशन ईवीएस में सामुदायिक संसाधन का उपयोग को दर्शाता है तो भोजन कृषि फार्म पूरी थीम होंगी। इस प्रकार क्या है, आप यहां पर जो है दोस्तों स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 6। अब देखिए यहां पर दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रश्न आपको पूछा गया है और इसको समझेंगे आप दोस्तों, क्योंकि पहले की जो प्रश्न पत्रिका है उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी क्या है आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। अब आपके सामने एक पहेली दी गई है, उस पहेली को आपको क्या है दोस्तों हल करना है। आपके पास 4 विकल्प यहां पर बताए गए हैं। तो देखिए, कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आंखें और नाक से निकले पानी, याद लिया दूं नानी, सोचो सोचो कौन है मैं जल्दी बोलो कौन हूं मैं। इस प्रकार की एक पहेली आपको दी गई है दोस्तों, और आप पढ़कर ही समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं लाल मिर्ची के बारे में। मतलब आपका जो डी विकल्प यहां पर दिया गया है वो क्या होगा दोस्तों, आपका यहां पर बिल्कुल सही विकल्प होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से क्या है कि स्टेटमेंट वाला प्रश्न आपको क्या है यहां पर पूछा गया है। अब यहां पर प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है दोस्तों, देखिए राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए आपको खेजड़ी वृक्ष को लेकर यहां पर 5 कथन दिए गए दोस्तों, और आपको क्या है यहां पर इन कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से सही कथन कितने हैं। देखिए आप यहां पर देख लेंगे दोस्तों, यहां पर आपको स्टेटमेंट टाइप प्रश्न पूछा गया है और आपको बताना है कि कितने कथन जो है इसमें से सही है। तो देखिए हम आपको यहां पर जो है दोस्तों सही कथन बताएंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, पहला है इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो डेफिनेटली रेगिस्तान में है तो वहां तो ऑलरेडी पानी वैसे भी कम होता है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। लॉजिकली प्रश्न का उत्तर भी आप दे सकते हैं। दूसरा है यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती है और लोग इसकी फलों को खाना पसंद करते हैं, इसके फलों को खाना भी पसंद करते हैं। बिल्कुल ये भी बात क्या है दोस्तों सही होने वाली है। चलिए उसके बाद इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अंत इसका इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता, यह गलत है। यह छायादार वृक्ष नहीं है, यह भी गलत है दोस्तों। और नीचे दिया गया कि जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, तो यह सही हो जाएगा। मतलब आपका ए बी और डी ये 3 विकल्प यहां पर क्या है सही होने वाले। तो देखिए यहां पर ऑप्शन डी बताया गया है दोस्तों, और ऑप्शन ए बी ई हमारा क्या रहेगा यहां पर सही विकल्प रहेगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका वो बिल्कुल सही वाला विकल्प यहां पर क्या है रहेगा। फिर से एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए आपको जो है दोस्तों 4 चरण यहां पर दिए गए, 4 पर्याय दिए गए हैं समस्या को लेकर, और आपको क्या है उसको सही ढंग से यहां पर क्या है दोस्तों लगाना है। तो देखिए इस प्रकार आपको क्या है ऑप्शन भी दिए गए, क्योंकि जिस प्रकार की प्रश्न पत्रिका आती है हमको प्रैक्टिस दोस्तों उसी तरीके से करना है। आपको यहां पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यहां पर आपको आप समस्याओं को जो है सही चरण में लगाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा दोस्तों आपका समस्या को परिभाषित कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले समस्या को परिभाषित करना है। तो यह हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला, ठीक है। हमने क्या है इसको यहां पर लगाना है दोस्तों क्रम से। उसके बाद आपका क्या होगा, समस्या का विश्लेषण कीजिए। आपको क्या करना है, उसके बाद समस्या का विश्लेषण करना है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्च कीजिए, संभावित योजना पर चर्च कीजिए। और लास्ट में आएगा आपका परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। मतलब आपका ये चौथे नंबर में आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है
आपके यहां पर हमने ऑप्शन बता दिए, मतलब आपका जो फर्स्ट वाला विकल्प है यहां पर वो सही रहेगा। देखिए आपका जो फर्स्ट विकल्प दिया गया है दोस्तों वो यहां पर क्या रहेगा, सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर क्या है, फिर से एक बार ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार का प्रश्न यहां पर बनता है कि ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से। अब देखिए दोस्तों अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। संसाधनों को सही समूहों का चयन कीजिए, आपको समूहों का चयन करना है। विकल्प आपके सामने इस प्रकार दिए गए दोस्तों। तो देखिए अगर आप डायरेक्ट राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता, ये क्या होगा हमारा सही समूह होगा। मतलब आपका जो बी वाला विकल्प है दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही होने वाला है। ऑप्शन बी जो होगा आपका वो बिल्कुल यहां पर परफेक्ट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं हम प्रश्न 10 की तरफ। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों ये भी एक लॉजिकली प्रश्न है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रश्न है कि एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। ओके, यह ट्रेन रात 8:30 बजे चली और 1 दिसंबर 2022 को 1 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर की दूरी तय की या चली तो ट्रेन की औसतन चाल निकटतम है। तब देखिए दोस्तों ट्रेन कितना चल पाई है, तो आपको यहां पर देखना है कि 2119 किलोमीटर ट्रेन चल पाई है। अब इसको देखिए आप किस तरीके से यहां पर सॉल्व करेंगे, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों हम आपको बताएंगे। सीधे तौर पर यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको देखना है कि सीधे तौर पर आपको ट्रेन का समय देखना है कितना है, कितना किलोमीटर चली है, तो 2119 किलोमीटर ट्रेन चली है दोस्तों। और ट्रेन 8:30 बजे निकलती है ओके 29 नवंबर को और पहुंचती है 1 बजे 1 दिसंबर को। मतलब ट्रेन करीब करीब कितना घंटा चली है दोस्तों, तो 40 घंटा 30 मिनट। कितना घंटा चली है, तो 40 घंटा 30 मिनट, मतलब 40.5 मिनट जो है आपका ट्रेन चला है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको 40.5 से इसको डिवाइड कर देना है। मतलब 2119 को आपको क्या है 40.5 से डिवाइड कर देना है दोस्तों, और आपका यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, तो 53 किलोमीटर घंटा आ जाएगा दोस्तों। तो ये इसका एक मतलब एक फॉर्मूला होता है, हम आपको बताएंगे, नीचे डिटेल में लिखा गया है दोस्तों। थोड़ा फैसिलिटी का अभाव होता है, इस वजह से हम चीजों को मतलब देखिए यहां पर दिया गया है कि कुल दूरी 2119 किलोमीटर ट्रेन की औसत गति है। कुल दूरी कुल समय की गणना आपको यहां पर सीधे तौर पर बताया गया है कि 8:30 बजे से 29 नवंबर 2022 1 बजे तक 1 दिसंबर 2022, मतलब कितना घंटा होता है, तो ये 40 घंटा तक ट्रेन चली, मतलब 40 घंटा 30 मिनट, मतलब 40.5 घंटे। ओके, मतलब यहां पर 40.5 घंटे। ट्रेन की औसत गति कितनी है, तो 2119 ओके 2119 उसको हमने क्या कर दिया 40.5 से डिवाइड कर दिया, तो आपका 52.32 यहां पर आ रहा है दोस्तों। मतलब हमने क्या बताया कि आपको किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए विकल्प सी सही होगा क्योंकि निकटतम मान पूछा गया है। तो इस प्रकार क्या है, आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो दोस्तों। और एक प्रश्न क्या है आपको इस प्रकार का पूछा ही जाएगा, परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जाएगा। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है आप हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक करते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ठंडे रेगिस्तान को लेकर भी दोस्तों लगातार जो है प्रश्न आपको समाजशास्त्र में भी पूछे जा रहे हैं और परिसर अभ्यास में भी पूछे जा रहे हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, यह क्षेत्र स्थित है। देखिए यह क्षेत्र कहां पर स्थित है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है दोस्तों। और सभी लोगों को पता होना चाहिए इसका जो आंसर रहेगा वो डी लेह लद्दाख रहेगा दोस्तों। मतलब आपका जो पर्याय डी यहां पर दिया गया है वो क्या होगा, बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 12। अब देखिए 12वां प्रश्न जो है फिर से आपको क्या है दोस्तों, यहां पर स्टेटमेंट टाइप पूछा गया है और यहां पर गणित के संदर्भ में प्रश्न जो है वो परिसर अभ्यास में पूछा गया है। तो मतलब यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न जिस प्रकार बनता है, प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है दोस्तों कि आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। तो देखिए गणित की अपनी भाषा है, सही है। गणित
किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, ये गलत हो जाएगा। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए और सी वाला आपका यहां पर क्या है, सही रहेगा। मतलब आपका जो विकल्प दिया गया है, अगर आप कहेंगे दोस्तों, तो ए और सी वाला विकल्प आपका मतलब ऑप्शन बी यहां पर क्या है, वो पूरी तरीके से आपका सही आंसर होने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। चलिए जल्दी जल्दी हम दोस्तों बाकी के प्रश्न यहां पर देख लेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा इस बार क्या है परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर प्रश्न जो है दोस्तों, फिर से एक बार आपको जो पूछा गया है वो स्टेटमेंट टाइप ही प्रश्न यहां पर होने वाला है दोस्तों। प्रश्न इस प्रकार है कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। अब देखिए प्याज की खेती अगर आप कर रहे हो दोस्तों, तो आपको प्याज के लिए स्टेप बाय स्टेप जो है चीजें करनी होती है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको विकल्प दिए गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्याज की खेती के लिए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो है प्याज की खेती के लिए यहां पर क्या करेंगे, तो आपको बताना है दोस्तों कि यहां पर आप सबसे पहले जो करेंगे वो होगा मृदा को खोदकर नरम बनाना। मतलब जो मिट्टी होती है उसको हमको क्या है दोस्तों, खोदकर नरम कर देना है। तो ये वाला आपका फर्स्ट वाला क्या है दोस्तों, सही पहला नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, बीज बोना है। डेफिनेटली बीज लगाया जाता है, तो आपका बीज बोना जो है ये सेकंड नंबर पे यहां पर क्या है दोस्तों आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, तो देखिए खरपतवार हटाना, मतलब आपका ये थर्ड वाला स्टेप यहां पर रहने वाला है। चौथा जो स्टेप है आपका दोस्तों, प्याज को उखाड़ कर निकालना, प्याज को उखाड़ कर निकालना है। और पांचवा वाला जो स्टेप होता है, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। इस तरीके से आप क्या है इसको एक क्रम में लगा सकते हैं दोस्तों। तो आपको यहां पर देखिए जो फर्स्ट वाला विकल्प दिया गया है वो सही रहेगा, ए सी डी ई बी। तो इस प्रकार क्या है आप यहां पर सही विकल्प को भी दोस्तों क्या है चुन सकते हैं। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है कि समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य है। अब देखिए समुदाय संसाधन के रूप और उपयोग करने का औचित्य क्या है, इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है। विकल्प दिए गए हैं, यह समुदायों में सभी ज्ञान के अनायास स्वीकार करने में मदद करता है, यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है, समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है, या फिर शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। तो देखिए यहां पर प्रश्न क्या है दोस्तों कि समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य क्या है। तो आप अगर कहोगे ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि समुदाय को अपने बच्चों को सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन यहां पर दिया गया है वो बिल्कुल यहां पर क्या है दोस्तों सही होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है कि देखिए प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। अब देखिए दोस्तों आपको यहां पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न पूछा गया है कि नहीं है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है वाला प्रश्न आपको पूछा गया है। और अगर आप सीधे सीधे तौर पर यहां पर देखेंगे दोस्तों, तो देखिए बताया गया है कि विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना ये तो बड़ा जरूरी होता है दोस्तों। उसके बाद बताया गया कि सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे रहे, ये भी बिल्कुल आपका सही होने वाला है। परीक्षाओं को आसान बनाना या फिर पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे, तो ये भी सही है दोस्तों। लेकिन आपका जो यहां पर सी वाला विकल्प दिया गया है वो यहां पर क्या है दोस्तों मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं होगा। मतलब आपका जो सी वाला विकल्प है यहां पर क्या है दोस्तों वो सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उसके पहले हम यहां पर आपको बताएंगे कि अगर आप सीटेट फरवरी 2026 दे रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर हमने प्रश्न संच तैयार की है। करीब करीब 50 क्वेश्चन सेट यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में दिए जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको मराठी भाषा पेडागोजी के 10 प्रश्न पत्र मिलेंगे, हिंदी भाषा पेडागोजी के 10 प्रश्न पत्र मिलेंगे दोस्तों, साथ ही साथ बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र के 10 प्रश्न संच, उसके बाद परिसर अभ्यास के 10 प्रश्न संच और गणित पेडागोजी को लेकर 10 क्वेश्चन सेट यहां पर आपको दोस्तों मिलेंगे। अलग अलग क्वेश्चन सेट आपको अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर मिलेंगे दोस्तों, जो आपकी पढ़ाई के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान होंगे, क्योंकि परीक्षा में अभी भी 35 दिन का वक्त बचा है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को लेकर जिस तरीके से ट्रेंडिंग में प्रश्न यहां पर पूछे जा रहे हैं वो तमाम प्रश्नों का समावेश हमने इसमें किया है दोस्तों। और ये 50 क्वेश्चन सेट हल करने के बाद आपकी परीक्षा में पेपर जब देने के लिए जाओगे दोस्तों, तो इतना आसान आपके लिए पेपर रहेगा
कि बिल्कुल पूरी प्रैक्टिस आपकी यहां से होने वाली है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है ये प्रश्न संच हासिल कर सकते हैं। ये प्रश्न संच पेपर 1 के लिए दोस्तों, और पेपर 2 के लिए आपको चाहिए तो पेपर 2 के लिए भी दोस्तों आपको 399 में 40 क्वेश्चन सेट मिलेंगे, जिसमें मराठी, हिंदी, सीडीपी मतलब बाल मानस शास्त्र और आपका समाज शास्त्र आपको क्या है दोस्तों उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर इसको आप अभी परचेस कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 16। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर को लेकर प्रश्न यहां पर पूछा गया है, और ऑप्शन डी जो है हमारा यहां पर सही विकल्प होगा कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों आपका वो सही विकल्प होगा, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में लौह महिला कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता। भारत की तरफ से कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला यह पदक इन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में जीता था। इस प्रकार क्या है इनके बारे में स्पष्टीकरण भी यहां पर क्या है दोस्तों दिया गया है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। 17वां प्रश्न आपको पूछा गया है कि चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। तो देखिए यहां पर जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, मिजोरम यहां पर हमारा क्या है सही विकल्प होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 18। 18वां प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। हमारे देश का जो मैप है दोस्तों, हमारे देश का जो नकाशा है या नक्शा है, वहां पर आपको पूछा गया है कि झारखंड कहां पर स्थित है। तो देखिए विकल्प आपको दिए गए, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, या फिर ओडिशा के उत्तर में है दोस्तों। तो थोड़ा सा अगर माइंड का आप यहां पर यूज करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहां स्थित है, तो ओडिशा के उत्तर में स्थित है। तो मतलब आपका जो डी वाला विकल्प यहां पर है दोस्तों वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन डी जो होगा आपका वो बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए बढ़ते आगे, प्रश्न नंबर 19। 19वां जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार है कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। अब देखिए प्रश्न बड़ा अच्छा यहां पर पूछा गया दोस्तों, और ये भी प्रश्न जो है वो ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न यहां पर पूछा गया है, और डायरेक्ट उत्तर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो बताया गया है कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है, आपका जो बी वाला विकल्प है वो क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 20 जो है फिर से एक बार क्या है ईवीएस पेडागोजी को लेकर प्रश्न आपको पूछा गया है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई एक मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपको विकल्प दिए गए। तो देखिए विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर से जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। तो बिल्कुल सी वाला ऑप्शन यहां पर क्या है दोस्तों वो बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन सी जो होगा आपका वो सटीक आंसर यहां पर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है ईवीएस पेडागोजी को लेकर दोस्तों हमने यहां पर 20 प्रश्न देखे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों 149 रुपए में 149 रुपए में आपको यहां पर ईवीएस पेडागोजी के 10 प्रश्न संच दिए जा रहे हैं दोस्तों, जो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईवीएस के नोट्स और ईवीएस के क्वेश्चन सेट अगर आप हासिल करना चाहते हो दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ 249 रुपए में आपको नोट्स और क्वेश्चन सेट दोनों चीजें यहां पर मिलेंगी दोस्तों। पेपर 1 के भी सारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल है गणित विषय को छोड़कर, और पेपर 2 के भी सारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। पीडीएफ के स्वरूप में आपको ये नोट्स यहां पर क्या है दिए जाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।